नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। करंट अफेयर्स श्रृंखला की यह 8वीं वीडियो है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा 2023, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स श्रृंखला के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला कथन ए, 2022 का सियोल शांति पुरस्कार प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नली को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। सियोल शांति पुरस्कार 2022 जो है यह प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नली को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार जो है दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कथन ए सही है। कथन बी है, टिम बर्नली WW के आविष्कारक हैं। यह कथन भी सही है। टिम बर्नली जो है एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक है जिन्होंने WWW का आविष्कार किया था। इसका फुल वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक हैं। तो कथन बी भी सही है। कथन सी है, सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन द्वारा 2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। यह कथन भी सही है। भी मैंने आपको ऊपर बताया कि दक्षिण कोरिया के कल्चरल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष पर या 2 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। और पुरस्कार राशि भी कभी कभी पूछ लेता है। तो इसमें पुरस्कार राशि जो है वह है 2 लाख अमेरिकी डॉलर। 2 लाख अमेरिकी डॉलर 2 लाख अमेरिकी डॉलर जो है इसमें कुल पुरस्कार राशि है। और यह पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार की स्थापना जो है सियोल ओलंपिक्स 1988 की सफलता के उपलक्ष्य में, सियोल ओलंपिक्स 1988 की सफलता के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था। और 2020 का जो पुरस्कार है वह थॉमस बाख को और 2018 के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। तो इसमें तीनों कथन सही है। तो कथन A, B, C या तीनों कथन सही, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मित्रों आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसके माध्यम से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें पहला कथन है, नहीं पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो कुछ कथन दिए गए हैं और उसमें देखना कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार वोलोडिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। यह कथन सही है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, कहाँ के, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया। यह कथन सही है। और इस पुरस्कार की घोषणा जो है 7 दिसंबर 2022 को प्रदान किया गया है। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका पिछला 12 महीने में वैश्विक घटनाओं पर सर्वाधिक प्रभाव रहा। जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के मध्य जो है एक लंबे समय से जंग छिड़ी हुई है और जेलेंस्की ने जो है अभी अपनी हार नहीं मानी है, बल्कि जो है वैश्विक सहयोग से जो है वह रूस को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अरोन जज को प्रदान किया गया। यह कथन भी सही है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी अरोन जज को प्रदान किया गया। तो कथन बी भी सही है। कथन सी है,
टाइम हीरो ऑफ द ईयर का पुरस्कार ईरानी महिलाओं को दिया गया है। तो कथन सी भी हमारा सही है कि टाइम हीरो ऑफ द ईयर का पुरस्कार ईरानी महिलाओं को प्रदान किया गया। इस प्रकार से तीनों कथन सही हैं, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। और इसी में एक चीज और आप पूछा जा सकता है, टाइम आइकन ऑफ द ईयर, टाइम आइकन ऑफ द ईयर। तो टाइम आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है मिशेल यो को प्रदान किया गया है। यह है मलेशिया की प्रसिद्ध अभिनेत्री है मिशेल यो। टाइम आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स एक एथलीट की सर्वोच्च संस्था है जिसका पुराना नाम था अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ का नाम अब हो गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो मोंडो डुप्लांटिस जो है विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मोंडो डुप्लांटिस जो है स्वीडन के खिलाड़ी हैं और इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसमें? पुरुष वर्ग में प्रदान किया गया है। और इसमें जो पहला विकल्प है सेटलिन मैकलॉगलिन, तो सेटलिन मैकलॉगलिन को जो है महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह अमेरिका की बाधा दौड़ खिलाड़ी हैं। कौन? सिडनी मैकलॉगलिन। ठीक है। और इसमें जो है आपका एरियन नाइटन जो है अमेरिका की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है और इनको जो है खिलाड़ी हैं और इनको पुरुष वर्ग में राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर कौन है? एरियन नाइटन। और अगर महिला वर्ग में देखा जाए कि राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एड्रियाना बिलागोस यह जो है सर्बिया की खिलाड़ी हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें जो प्रश्नगत सही आंसर क्या है? मोंडो डुप्लांटिस, विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में प्रसिद्ध लेखक डोमिनिक लैपियर का निधन हो गया, उनके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ होना चाहिए था। तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कथन ए, डोमिनिक लैपियर ने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित फ्रीडम एट मिडनाइट नामक पुस्तक लिखी। तो यह कथन सही है। फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक के लेखक डोमिनिक लैपियर हैं। डोमिनिक लैपियर जो है फ्रांस के एक प्रसिद्ध लेखक थे, एक साहित्यकार थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से संबंधित ग्रंथ लिखा फ्रीडम एट मिडनाइट। तो कथन ए हमारा सही आंसर है। कथन बी है, डोमिनिक लैपियर को 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यह कथन सही नहीं है। डोमिनिक लैपियर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से 2008 में सम्मानित किया गया था। कब? 2008 में सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो है यह गलत है। वो हमारा सही आंसर है। हमारा सही आंसर क्या है? विकल्प बी। अब देखते हैं विकल्प सी में क्या है।
इन्होंने सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक की रचना की, जो कि कोलकाता के एक रिक्शा चालक के जीवन पर आधारित है। यह कथन भी सही है। सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? रोमनिक लेपियर हैं, और यह रचना जो सिटी ऑफ जॉय है वह कलकत्ता के एक रिक्शा चालक के जीवन पर आधारित है। तो विकल्प सी सही आंसर है। विकल्प डी है, डोमिनिक क्लेपियर का संबंध फ्रांस। अभी जब, हाँ, यह भी कथन सही। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि डोमिनिक क्लेपियर जो है फ्रांस के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, और अभी हाल में चर्चा में क्यों है? तो हाल में यह चर्चा में इसलिए है कि 2 दिसंबर 2022 को इनका निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है कुछ रचनाएं हैं और उनके रचनाकार या उनके लेखक के विषय में पूछा जा रहा, तो देखना है कि कौन सा विकल्प मिलान में सही नहीं है। तो पहला है विकल्प ए, द लाइट वी कैरी। द लाइट वी कैरी के लेखक मिशेल ओबामा है, यह सही है। विकल्प बी है हैप्पी प्लेस। हैप्पी प्लेस के लेखक एमिली हेनरी है, यह भी सही है। विकल्प सी है द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी जो है एमिली हेनरी, थोड़ा सा विकल्प मुझे गलत लग रहा है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी एमिली हेनरी की जगह सुधा मूर्ति कर दीजिएगा, सुधा मूर्ति। तो द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसकी रचना है? सुधा मूर्ति की है। चूंकि 2 विकल्प इसमें गलत है, विकल्प डी भी गलत है। चेन ऑफ थ्रोन्स, चेन ऑफ थ्रोन्स जो है यह चेतन भगत की रचना नहीं है। तो चेतन भगत की रचना चेन ऑफ थ्रोन्स नहीं है, करांदा क्लेयन की है। करांदा क्लेयर, या तो इसमें एक और विकल्प होता विकल्प ई, तो उसमें विकल्प सी और डी दोनों हो जाता। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी एमिली हेनरी की रचना है, सुधा मूर्ति की रचना है। चेन ऑफ थ्रोन्स जो है चेतन भगत की रचना न होकर करांदा क्लेयर की रचना है। तो इसमें हम एक मान ले रहे हैं, इसको हम सुधा मूर्ति संशोधित करके सुधा मूर्ति कर देंगे, और विकल्प डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल में ही कहां पर टाटा एयरबेस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? टाटा एयर बस है, टाटा एयर बस। तो टाटा एयर बस परियोजना का शुभारंभ जो है गुजरात के बड़ोदरा में किया गया। कहां पर? गुजरात के बड़ोदरा में किया गया है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और टाटा एयर बस परियोजना जो है, एक प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता था कि वह कौन सी ऐसी परियोजना है जिसके तहत निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा? तो निजी क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा सैन्य विमानों का निर्माण टाटा एयरबस परियोजना के द्वारा ही किया जाएगा, जो कि बड़ोदरा में शुरू की गई है। कब शुरू की गई है? 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर 2022 को। और यह पहला ऐसा अवसर होगा जब C-295 एक विमान होता है, C-295 विमानों का उत्पादन जो है यूरोप के बाहर होगा। अभी तक C-295 विमान जो है केवल यूरोप महाद्वीप में ही बनते थे। अब पहला ऐसा अवसर होगा कि जब C-295 विमानों का उत्पादन भारत के गुजरात राज्य के बड़ोदरा जिले में किया जाएगा। और इसमें जो है टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन की एयरबस है। स्पेन की, कहाँ की? स्पेन की है एयरबस डिफेंस कमर्शियल या ऐसे का समथिंग है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। एयरबस डिफेंस, ठीक है, इसके द्वारा जो है इन बहुउद्देशीय परिवहन विमानों का निर्माण किया जाएगा। जो C-295 है यह एक बहुउद्देशीय परिवहन विमान है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कुछ कथन दिए गए हैं, बताना कि कौन सा कथन सही है।
तो इसमें पहला कथन है विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से बोगीबील तक है। तो यह कथन सही है कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा जो है वह वाराणसी से बोगीबील तक शुरू की गई है। और बोगीबील वाराणसी उत्तर प्रदेश में, बोगीबील कहाँ पर है? बोगीबील असम में है। और 7 जनवरी 2023 से जो है यह क्रूज यात्रा शुरू की गई है। और यह क्रूज यात्रा स्वदेशी गंगा विकास क्रूज के जरिए किया जा रहा है। स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के जरिए, स्वदेशी गंगा विलास क्रूज के, ये भी नाम भी पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है गंगा विलास। वो अपने देश में ही निर्मित है, गंगा विलास। तो गंगा विलास क्रूज के जरिए किया जा रहा है। अगर क्रूज का नाम भी पूछता है तो गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से बोगीबील तक। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा वाराणसी से बोगीबील तक। कुल सबसे लंबी इसमें जो है कुल 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। 3700 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी, जो कि 52 दिनों में होगी। कितने दिनों में? 52 दिनों में होगी। और यह 27 नदी प्रणालियों को जोड़ेगा। 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर जाएगा। तो पहला विकल्प सही। दूसरा विकल्प है इसकी कुल दूरी 3700 किलोमीटर, भी मैंने आपको ऊपर बताया, यह भी सही है। विकल्प सी है, इससे 27 नदी प्रणालियों से होते हुए 50 से अधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया जाता है। इस क्रूज से 27 नदी प्रणालियों से होते 50 से अधिक पर्यटक स्थलों का भ्रमण किया जा सकता है। यह कथन भी सही है। और अगला है विकल्प डी, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा के टाइम टेबल का विमोचन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिल्ली में किया गया। यह गलत है। इसके टाइम टेबल का जो विमोचन है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। दिल्ली में नहीं किया गया, बल्कि कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया। तो कथन ए बी सी सही है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर किस राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया है? तो 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में आपके मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। यह जो है 74वां गणतंत्र दिवस जो कि 2023 में मनाया जाएगा, उसके मुख्य अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। और 2020 में जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो आए थे। और 21 और 22 में कोविड के कारण किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो विकल्प बी मिस्र हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कृति सेनान को प्रदान किया गया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। और इनको जो मिमी पिक्चर के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। इनको जो फिल्म 83 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है विष्णुवर्धन है। और सर्वश्रेष्ठ निदेशक विष्णुवर्धन है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। और इसके निदेशक हैं विष्णुवर्धन। हमारा अगला प्रश्न है 10वां एवं अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 के खिताब से आर बानी गैब्रियल
आर बानी गैब्रियल को सम्मानित किया गया है। और यह जो है अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? यह अमेरिका की हैं। 14 जनवरी 2023 को 14 जनवरी 2023 को यह प्रतियोगिता जो है अमेरिका के लुइसियान में आयोजित की गई थी और कुल 83 देशों की सुंदरियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। तो जिसमें विजेता बनी आर बानी गैब्रियल और प्रथम उपविजेता रही थी आपकी एड्रिना मार्टिनेज। इसमें प्रथम उपविजेता जो है अमांडा डूडामेल थी प्रथम उपविजेता, और सेकंड नंबर पे थी आपकी एड्रिना मार्टिनेज जो है यह डोमिनिक रिपब्लिकन की थी और अमांडा डूडामेल वेनेजुएला की। भारत की ओर से इसमें दिविता राय ने पार्टिसिपेट किया था और सेमीफाइनल तक यह पहुंची थी। और इसमें जो हरनाथ संधू हैं वह 2022 की मिस यूनिवर्स थी। मित्रों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आपकी तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो, आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ जो है अगर आपके कुछ विचार हों वीडियो से संबंधित तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।